नमस्ते दर्शकों, आपका हमारे चैनल एक कदम सफलता की ओर के इस एपिसोड में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम उनकी कहानी लेकर आए हैं जिनकी कहानी संघर्ष से सफलता प्राप्त करने तक की है, लेकिन आज तक उन्हें अपनी कोई पहचान नहीं मिल पाई जिससे वो अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को प्रेरणा दे सके। हमारा मकसद एक कदम सफलता की ओर तो दूसरा कदम उस सफलता को उड़ान देना है और इसी के साथ उस व्यक्ति को सफल बनाने के पीछे जिनका संघर्ष रहा है, आज आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। नमस्ते, मैं आज आप सभी लोग का धन्यवाद करना चाहती हूँ और इस स्टेज एक कदम सफलता की ओर इसका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है आप सभी के सामने दो शब्द रखने के लिए। चलिए आज मैं आपको अपनी लाइफ की जर्नी बताती हूँ। मेरा नाम चंदा यादव है, मैं कल्याण में रहती हूँ और बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे दो भाई हैं, बहन है, मम्मी है, डैडी है और मेरे डैडी बिजनेसमैन है। मेरे डैडी का बिजनेस मिल्क डेयरी रिलेटेड है, मतलब हमारा खुद का एक तबेला है जहाँ पे हम सभी भाई बहन मिलके, मम्मी मिलके उसको हम सरवाइव मतलब चलाते हैं और डैडी को अपने सपोर्ट करते हैं। हम लोग का जो लाइफ का जर्नी है वो स्टार्टिंग ही तबेले से हुआ है। मैं, मम्मी, भाई, बहन सभी लोग मेरे डैडी को बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारा जो तबेला है वो भी कल्याण में ही है। हम लोग का स्टार्टिंग ही वहां से हुआ है। हम लोग ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जो कि मेरे डैडी का था। डैडी का ऐसा था कि ज्यादा पढ़ाई करके किसका भला हुआ है और वो थोड़े पुराने ख्यालात के थे। क्या उनका कहना था 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ के आप लोग को छोड़ देना है, लेकिन एक मम्मी थी जिसने बहुत प्रेशर दिया पापा के ऊपर। तो मम्मी की वजह से आज हम लोग ने जो मुकाम पर पहुंचे हैं वो मम्मी की वजह से ही है। मम्मी ने इतना सपोर्ट किया। फिर हम लोग मतलब मेरा जो एजुकेशन है वो पूरा कल्याण से ही हुआ, मतलब मुंबई से ही हुआ है। तो 10th तक स्टडी करने के बाद में जो वेकेशन पीरियड होता है हमारा, गर्मियों की छुट्टी लगती है, मतलब बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद जो एक पॉज पीरियड आता है जहाँ पे है कि अब क्या करना चाहिए। तो मेरे एरिया की सारी लड़कियां सिलाई सीख रही थी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ आगे का क्लियर तो था नहीं कि मतलब क्या करना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, वो तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा परसेंट आएगा। तो मैंने सिलाई सीखा मेरी फ्रेंड्स के साथ में मिल के। तो मेरे डैडी का ऐसा था नहीं, सिलाई भी नहीं सीखना है, मतलब उनको है कि जो तबेला है आप वहीं पर काम करो, उसी में हम सरवाइव करेंगे, वही चीज है, फिर आप लोग शादी करके अपने घर चले जाना। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा क्रेज था कि नहीं, मुझे कुछ तो सीखना है। तबेले में ही सिर्फ रह के जिंदगी नहीं है, तबेले के बाहर भी जिंदगी है, मतलब ये तो करना ही है, बट अपने आप की एक अलग पहचान बनाने के लिए कुछ इससे हटके तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा पता नहीं क्यों क्रेज आ गया कि मुझे सिलाई सीखनी है। तो मैं मेरी फ्रेंड्स जो एरिया की जा रही थी उनके साथ मैं भी सिलाई के लिए जाने लगी। तो मेरे डैडी को वो पसंद नहीं आया, बोले नहीं नहीं सीखना है। तो फीस 2010 आई थिंक, वो टाइम पे 250 रुपीज था सिलाई क्लास का फीस, जो कि डैडी देने के लिए रेडी नहीं थे। तो मैंने डैडी से अपने बोला कि पापा मैं एक काम करती हूँ, मैं आप तबेले में इतना काम करती हूँ तो आप मुझे मेरी सैलरी 250 रुपीज देना, जिसमें मैं वो पे करके सिलाई सीख लूंगी। तो पापा को तो नहीं देना था, नहीं मतलब उनको सिखाना नहीं था, बट फिर भी जैसे तैसे मान गए वो 250 रुपीज के लिए। तो मैं पूरा दिन तबेले में काम करती थी और घर का एक भी काम नहीं करती थी, वो सारा काम मेरी बड़ी बहन और मम्मी करती थी। और वो 250 रुपीज में मैंने मेरा सिलाई क्लास पूरा किया। और सिलाई क्लास भी शायद मैंने 2 मंथ किया, पूरा किया भी नहीं, लेकिन अच्छा हुआ मैंने किया, वो मुझे आज रियलाइज होता है, क्योंकि वहां से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट अर्निंग फेज था जहां से मैंने अर्निंग करना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैं अपने घर पे पैसे मांगना बंद कर दी कि मतलब मुझे मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, जो भी XYZ यहाँ वहाँ जो भी एक्सपेंसेस के लिए पैसे लगते थे मैंने अपने घर पे से लेना बंद कर दिया। 10th के बाद रिजल्ट आया, मैं जूनियर कॉलेज में ज्वाइन हुई, मतलब मैंने एडमिशन लिया जूनियर कॉलेज में। तो मेरे घर में पूरे जो मेरे रिलेटिव्स है उनका ऐसा था कि नहीं क्यों पढ़ना है, अब तो शादी करना है। बहुत प्रेशर आने लगा कि मतलब नहीं आगे नहीं पढ़ना है। बट ठीक है, मम्मी के सपोर्ट से हम लोग का आगे एडमिशन हुआ, आगे हमने पढ़ना स्टार्ट किया। 11th हुआ, 12th हुआ एजुकेशन में। 12th के बाद मैंने MSc IT वगैरह किया। तो यहाँ से जो मेरी लाइफ का जो फेज था वो चलते रहा, मतलब तबेला और एजुकेशन दोनों को बैलेंस करके मैं चल रही थी। फिर धीरे धीरे ऐसे एजुकेशन मेरा बढ़ते गया, मैं मास्टर्स तक आई। तो मेरा मास्टर्स हुआ। मास्टर्स होने के बाद में मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आया, मतलब मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लगी। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था आर्ट में, तो मुझे जो कि बहुत अच्छा लगा और मैंने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर लिया।
और मेरा फर्स्ट शूट मतलब 2016 में मेरा फर्स्ट शूट हुआ था। मतलब वहां से मैंने अपना मॉडलिंग करियर का स्टार्टिंग किया। बट मैं बहुत ज्यादा शूट पे नहीं जाती थी, 1 2 3 ऐसे शूट आते थे तो जाती थी। मतलब मुझे मजा भी आ रहा था और मेरी अर्निंग और अच्छी हो गई थी, तो मुझे और क्रेज आने लगा था कि चलो मतलब कहीं ना कहीं मैं सेट होने जा रही हूँ एक बात पे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोच रही थी, लेकिन जो हमारा समाज है ना, वो बहुत ही गलत नजर से देखना स्टार्ट कर देता है। फिर वो बुराइयां करना स्टार्ट कर देता है। फिर कहीं कहीं से फोटो लाके मेरे डैडी को दिखाना, अरे तुम्हारी तो बिटिया मॉडल बन गई है, अरे तुम्हारी बेटी हीरोइन बन गई है। ऐसे अलग अलग नेगेटिविटी मेरे फादर के अंदर वो लोग डालना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से कैसा होता है ना, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का भला हो। लेकिन जब समाज के लोग उनके कान में गलत गलत बातें डालते हैं, हैमरिंग करते हैं, ऐसा वैसा, तो ना चाहते हुए भी पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, अपने बच्चों को रोकना पड़ता है। और वही सेम चीज मेरे साथ होने लग गई थी कि मेरे मॉडलिंग करियर के लिए फिर पापा एकदम अपोज होने लगे, नहीं नहीं करना है, गलत है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो मेरे और पापा के बीच में बहुत नोक झोंक होना स्टार्ट हो गई थी। मतलब मुझे ऐसा लगता कि अरे इसमें खराबी क्या है, बिकॉज मैं तो कुछ गलत कर नहीं रही हूँ, मेरा काम जाना है, शूट करना है, पैसे लेना है, रिटर्न आना है। मतलब मैं तो 20 लोग से मिल भी नहीं रही हूँ यहाँ पर, सामने जो मेकअप आर्टिस्ट है उसके पास जाना है, मेकअप करा के फोटो शूट करके पैसे लेके रिटर्न आना है। लेकिन ये चीज मेरे डैडी को गलत लगने लगी थी। मतलब गलत उनको नहीं लग रही थी, लोगों को गलत लग रही थी, तो वो अलग अलग तरीके से मेरे डैडी के सामने गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे। तो पापा उनके बातों में इन्फ्लुएंस हो जा रहे थे और उनका सारा रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर लगने लगा कि नहीं अब तुमको पढ़ना भी नहीं है आगे। मतलब मेरा मास्टर्स ही चल रहा था वहां पे, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी कि नहीं पढ़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, निकलना नहीं है, अब तुम्हारी शादी करा देंगे। लड़के वड़के भी एकदम जोर शोर में देखना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं अब शादी करना है। मैंने फिर खाना वाना छोड़ दिया था कि नहीं नहीं खाना है। बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, मतलब लग रहा था नहीं अब लाइफ का एंड करना है, या तो नहीं आगे अब मैं लाइफ में बढ़ ही नहीं पाऊंगी। रोज दिन भर यही सोचना रह जाता था। बट वो फेज में मेरी मम्मी मेरे साथ थी कि मुझे हमेशा सपोर्ट, खाना खा ले, कुछ नहीं होगा, भगवान ने सब अच्छा ही सोच के रखा होगा, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान साथ देंगे। और फिर धीरे धीरे वो 2 3 महीना बहुत टफ था मेरे लिए, और वो जो फेज निकला फिर मैंने वापस से अपने मॉडलिंग के करियर, मतलब मेरे डैडी ने स्टॉप कर दिया था, जाना ही नहीं है। मतलब एक दिन लिटरली मैं रेडी होकर कि मुझे जाना है, मेरा आज का शूट है, मैंने अपॉइंटमेंट मेरा बुक है, मैं मतलब घर से निकल ही रही थी, मेरे डैडी ने मुझे स्टॉप कर दिया था और बहुत ज्यादा ही लाउडली मुझे चिल्लाया था, जो मुझे बहुत हर्ट हुआ था। और मैंने सोचा कि मतलब ये मेरे पापा है, मतलब पापा का अलग ही फेज देखा था मैंने। उसके बाद से मैं ज्यादा डिप्रेशन में हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि अब नहीं करना है। लेकिन ठीक है, जैसे तैसे वो गंदा टाइम भी चला गया। मतलब बोलते हैं ना कि दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद दिन वापस आता है, तो वो एक बैड जो पीरियड था मेरी लाइफ का वो बहुत ही स्लोली स्लोली बीता, लेकिन बीत गया। फिर वही नया सवेरा हुआ, मैं अगेन फिर से शूट के लिए अपने डैडी को अप्रोच करके मना के उनको सब डिटेल बता के कि नहीं पापा ये गलत नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो ये सब करके मैं अगेन शूट पे जाना स्टार्ट कर दी मैंने। फिर शूट वगैरह मेरा चलने लगा। उसके बाद आ गया कोविड, और उस कोविड के ही कुछ ही महीने पहले मैंने एक और जॉब मैंने ज्वाइन किया था, टीचिंग। मतलब मेरा बीएड तो हुआ नहीं था, बट मेरा क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन मैनेजमेंट था, तो उसके बेस पे मुझे एक एडवर्टाइजमेंट मिली थी कि यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है कॉलेज में। तो मैंने सोचा कि चलो एक जाकर वहां पर इंटरव्यू देकर देखते हैं कि मेरे अंदर कितना करेज है और मुझे मेरे सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है, या मुझे जो नॉलेज है वो मैं एक्सप्लोर कर पाती हूँ या नहीं। तो मैंने उस कॉलेज में इंटरव्यू दिया था। वहां पे मेरा जो डेमो था वो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि मैं खुद भी एक बैक बेंचर थी और मुझे सारे मुझे पता है कि सारे बैक बेंचर्स जो उनका एक्सपेक्टेशन टीचर से क्या होता है कि टीचर उनको कैसे पढ़ाए। बैक बेंचर बच्चे जो होते हैं वो वीक नहीं होते, गधे नहीं होते हैं। सिर्फ बात ये होती है कि टीचर्स का उन तक ध्यान नहीं जाता है, या टीचर जो आती है पढ़ाने के लिए वो आगे के ही 4 बच्चों को पढ़ा के सोचती है, वो 4 बच्चों को आ गया तो वो सोचती है कि मेरी टीचिंग बेस्ट है, मतलब मैंने अच्छा पढ़ाया है, मेरे 4 बच्चों को समझा है। लेकिन वो ये नहीं सोच रही है कि आपकी टीचिंग कब बेस्ट होगी, जब क्लास के हर एक बच्चे को आपका पढ़ाया हुआ समझेगा तब। तो मैंने जो था, जब मैंने मेरा डेमो दिया तो मैंने फ्रंट जो बेंच बैठे, मुझे पता है जो पहले बैठता है वो तो पढ़ने में स्मार्ट ही रहता है, पीछे कौन जाता है पढ़ने, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मैंने मेरे डेमो में वो बच्चों को
टारगेट किया कि मैं जो पढ़ाऊंगी उनको आना चाहिए, बट नहीं, मुझे इवनिंग में ही वहां से कॉल आ गया कि मैडम आप कल से ही ज्वाइन कर लो, आपका जो डेमो था वो बहुत अच्छा लगा, कल से ज्वाइन इन द सेंस मतलब कल आप आइए, आपकी मीटिंग होगी प्रिंसिपल सर के साथ में। मैंने बोला ओके। मैं दूसरे दिन गई तो प्रिंसिपल सर ने इंटरव्यू लिया मेरा, मतलब सब्जेक्ट रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए कि मतलब मुझे सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, और सारा इंक्वायरीज वगैरह निकालना स्टार्ट किया। फिर पे का टाइम आया तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या सैलरी पैकेज आप एक्सपेक्ट कर रही हो, तो मैंने बोला कि अप टू 10, क्योंकि 2018 चल रहा था वो, तो मैंने बोला कि अप टू 10 मुझे चाहिए। लेकिन अप टू 10 उन्होंने मुझे नहीं दिया, उन्होंने मुझे 8K दिया, 8000 दिया। बोला कि मैडम आपका बीएड वगैरह भी नहीं है और आप फ्रेशर हो, तो आप 8000 में ही आप अभी ज्वाइन हो जाओ, आपका अपॉइंटमेंट 8000 में करता हूँ, नेक्स्ट 6 मंथ में आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो, अब लाइफ में मुझे रुकना नहीं है, अगर मेरा मॉडलिंग नहीं हो पा रहा तो क्या मेरी लाइफ तो एंड हो नहीं गई ना, मुझे कहीं ना कहीं से वापस से स्टार्टिंग करना चाहिए। तो मैं वहां पर हूँ और काफी खुश भी हूँ ये करियर में एज अ टीचर, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट मिलता है पेरेंट्स से, टीचर से, और बहुत प्राउड फील होता है कि बड़े बड़े जो मतलब एज में भी काफी ज्यादा लोग आते हैं और वो रिस्पेक्ट इतना देते हैं, मैम करके बात करते हैं, टीचर करके बात करते हैं, गाइडेंस लेते हैं अपने बच्चों के लिए, या उनके बच्चे कुछ उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो हमसे अर्जी लगाते हैं कि मैम इसको थोड़ा समझाइए, बताइए कि पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा वैसा। तो बहुत अच्छा लगता है किसी को काउंसिल करना, किसी को गाइडेंस देना, किसी को डायरेक्शन देना, और लाइफ में ये काम बहुत कम लोग करते हैं। 100 में से 90 लोग मिलते हैं जो आपको गलत रास्ता बताते हैं, लेकिन 10 लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं आपको सही रास्ता बताने के लिए, क्योंकि आपका भला चाहने के लिए सिर्फ आपके मम्मी पापा भाई बहन ही होते हैं, और शायद कोई होता है फ्रेंड, अगर अच्छा फ्रेंड है वो, अदरवाइज आपको हर कोई गलत बात ही बताएगा। 90% अच्छे होते हैं तो 90% खराब भी होते हैं, मतलब हम बोलते हैं ना कि एक ही चीज में पॉजिटिविटी भी है तो नेगेटिविटी भी है, सेम वैसा ही है कि जो हो नॉर्थ इंडियन फैमिली वो जितना चाहती है ना कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, उतना ही लोग अगर कुछ बोल दिए तो उतना ही वो ये भी चाहेगी कि पीछे आ जाओ, नहीं बेटा आगे मत जाओ, लोग ये बोलेंगे, लोग वो बोलेंगे, और ये लोगों के बोलने में वो आ जाते हैं, आपको स्टॉप कर देते हैं। तो मेरा जो टीचिंग करियर है मुझे बहुत पसंद है, मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद है, बोर्ड के पेपर आते हैं वो चेक करना बहुत पसंद है, बच्चों को गाइडेंस देना बहुत पसंद है। अब ये टीचिंग पीरियड ऐसे चल रहा है, फिर कोरोना पीरियड आ गया। कोरोना पीरियड में ऐसा था कि घर पे वर्क फ्रॉम होम करना है, और जो सैलरी मेरी 8000 थी वो मैंने बीएड तो किया नहीं था तो 8000 ही रह गई, 8000 से बढ़ी नहीं, वो 6 मंथ का वेट में करते करते 8000 पे ही रह गई। फिर कोविड के बाद मैंने बीएड किया और मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट आया, और जैसे कोविड गया तो मैंने 3000 सैलरी में भी काम किया कोविड में। फिर ऐसा लगा नहीं यार, टीचिंग में भी मतलब बहुत लेस सैलरी है, टीचिंग जॉब बहुत अच्छा है लेकिन सैलरी भी तो मैटर करती है। अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपने ड्रीम्स को, जो भी आपका नीड्स एंड वांट्स है उसको फुलफिल करने के लिए आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज की जरूरत है, जो 3000 में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो उस दिन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जो गर्ल्स होती है उनको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, उनके अंदर एक टैलेंट नहीं, उनको 4 से 5 टैलेंट आना चाहिए कि अरे इस वक्त अगर ये नहीं चल रहा है तो मैं ये टैलेंट यूज करती हूँ। तो कोविड में मैंने अगेन सिलाई, जो मैंने 10th में सीखा था, अगेन मैं सिलाई पे आ गई, ऑनलाइन क्लासेस लेने लगी। ऑनलाइन क्लासेस के बाद में जब कोविड हटा, अगेन मैं फिर से घूम घूम के अपने मॉडलिंग पे आ गई। मतलब मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी कि फिर से मुझे मॉडलिंग में आना पड़ा। मॉडलिंग में आते आते मैं डेली मेकअप के लिए जाती थी, फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि अरे मुझे सब तो मेकअप का आ ही चुका है, बेस मुझे सब पता चल चुका है, तो मैं क्यों ना इसमें भी अपना करियर बनाऊं, बिकॉज मुझे आर्ट बहुत पसंद है, क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, ड्राइंग बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने अपने लाइफ का सोचा कि मुझे जो मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, मुझे मेरा प्रोफेशन टीचिंग ही रखना है, क्योंकि कोविड ने सिखा दिया था कि आप एक ही नाव में, मतलब एक ही अगर बिजनेस में रह रहे हो तो बिजनेस में कभी भी अप्स एंड डाउन्स आ सकता है, और आपका स्केल जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो डाउन हो सकता है। तो वहां पे मुझे लगा कि एज अ टीचर मैं मेरा प्रोफेशन कैरी करती हूँ। तो वहां से मैं अगेन टर्न हुई, मॉडलिंग पीरियड से मैं ब्यूटिशियन लाइन में आ गई। जो मेरा मॉडलिंग था वहां पे मैंने बहुत सारे नॉलेज गेन कर लिए थे कि बेस कैसा होना चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, ये सब कुछ मैंने वहां से सीख लिया। और अब मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट मेकअप के ऑर्डर्स एक्सेप्ट करती हूँ, लोगों के मेकअप करके देती हूँ, और मेरे जो
क्लाइंट से वो बहुत ज्यादा हैप्पी है और वो मुझे मोटिवेट करते कि मैडम आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है, या हमको जैसा करना था आपने वैसा ही किया है। अब अपने वर्ड्स को स्टॉप करने जा रही हूँ, लेकिन स्टॉप करने से पहले मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगी कि एज अ गर्ल आप हमेशा पावरफुल रहो और किसी के ऊपर भी डिपेंड मत रहो, क्योंकि हम अगर किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, सामने वाले को लगता है कि ये मेरे ऊपर बोझ बन रही है। इसीलिए आप किसी के ऊपर बोझ मत बनो, आप अपने अंदर जो आपके अंदर का हुनर है उसको एक्सटेंड करो, उसके अंदर आप और भी, अगर आपको फिनिशिंग चाहिए तो क्लासेस लगाओ, सीखो, या जो भी आपका पैशन है वो पैशन को सिर्फ पैशन मत रखने दो, वो पैशन को प्रोफेशन बनाओ। जैसे मुझे पसंद था मेकअप करना, क्रिएटिविटी मुझे पसंद था, उसी को अब मैं अगेन अपने प्रोफेशन में ला रही हूँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट। जैसे हर एक चीज के लिए सपोर्ट लगता है, तो मेरी भी लाइफ में मेरा एक सपोर्टर पार्ट है जो है कि मेरी मम्मी, जिसने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो शायद मैं उस दिन डिप्रेशन में ही रह जाती और अपने उस डिप्रेशन से ओवरकम, मतलब बाहर नहीं आ पाती। मेरी मम्मी थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा समझाया, संभाला। मैं खाना वगैरह नहीं खाती थी तो मेरी मम्मी जबरदस्ती मुझे आजा खाना खा ले, नहीं खा ले सब अच्छा होगा। मम्मी मुझे आइडियाज देना चालू किया, अरे ये नहीं होगा, तू तो सिलाई सीखी है, तू अपना एक टेलरिंग दुकान खोल सकती है, तू ये कर सकती है, तू वो कर सकती है, तू किसी से कम है क्या। तो आज मेरी मम्मी है तो मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं आज आप लोग को अपनी मम्मी से मिलाना चाहूंगी। नमस्ते, मैं चंदा की मम्मी बोल रही हूँ, गीता मेरा नाम है। और जैसे हर माँ का सपना होता है कि मेरी बच्ची आगे बढ़े, वो सपना मेरा भी था। मैंने चंदा को जितना हो सका मैंने सपोर्ट किया। मैं ज्यादा तो इतना पढ़ी लिखी नहीं थी 2 8 तक पढ़ी थी, लेकिन फिर भी जितना मेरे समझ में आया मैंने उसका सपोर्ट किया। आजू बाजू का बात मैंने नहीं सुना, अपने आदमी का भी बात मैंने सुना, लेकिन थोड़ा इग्नोर करते गए, क्योंकि लड़कियों की दिल का बात माँ ही समझती है, माँ के सिवा संसार में कोई नहीं समझता। नमस्ते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं हर तरीके का ऑर्डर्स लेती हूँ, वेडिंग हो, एंगेजमेंट हो, रिसेप्शन हो, बेबी शावर हो, या डे नाइट मेकअप फंक्शन कोई भी हो, उसका मैं मेकअप एक्सेप्ट करती हूँ। इवन मैं डिस्टेंस भी रहता है, अगर मतलब जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, अगर आउट ऑफ मुंबई भी मेरे ऑर्डर्स होते हैं तो मैं वहां पर भी जाती हूँ। और मेरा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैं हैवी ब्राइड्स ही लेती हूँ, मतलब हैवी बजट वाली ब्राइड्स ही लेती हूँ, मैं लो बजट की ब्राइड्स भी लेती हूँ, बिकॉज हर किसी का ड्रीम होता है अपने स्पेशल डे के दिन अच्छा दिखना, मतलब अपने वेडिंग फंक्शन के दिन अच्छा दिखना। तो मैं उनके उस ड्रीम को भी पूरा करती हूँ। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके रिव्यूज मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं जो काम कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं आप भी मुझे अपने ऑर्डर्स दे सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे डीएम कर सकते हो, इवन कॉल भी कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी भी दिया हुआ है, आप वहां से मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो, मेरे पेज का जो भी कंटेंट है आप देख सकते हो, मतलब मैंने किस तरीके का काम किया आप वो देख सकते हो। थैंक यू।